में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार विजय। हम आज फिर से एक बहुत ही मौजू और करंट अफेयर्स के मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके बारे में फेसबुक से लेके आम लोगों के बीच में, विशेषकर जो जनरल क्लास के लोग हैं, उनमें एक व्यापक डिस्कशन शुरू हो चुका है और सभी लोगों में एक अनरेस्ट टाइप का है या चिंता है अपने लिए कि यूजीसी ने और उसके माध्यम से भारत सरकार ने ये कौन सा रेगुलेशन ला दिया है जो शिक्षण संस्थाओं में और वहाँ पढ़ने वाले लोगों में, उनके गार्जियंस में एक चिंता का वातावरण उसने बना दिया है। और बहुत सारे पॉलिटिकली और हर तरह से हर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उसके बारे में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उसके द्वारा प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस 2026। यूजीसी ने इस रेगुलेशन को अभी इसी जनवरी महीने में अपने वेबसाइट पर लागू किया है और इसे सभी 13 जनवरी 2026 को इस रेगुलेशंस को लागू किया है, जिसे उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता का संवर्धन विनियम 2026 प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 कहा गया है। यह रेगुलेशन 2012 के पुराने नियमों की जगह लेगा और इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, जिसके प्रावधानों को हम लोग पहली बार देखते हैं, फिर इसके बाद इसके विभिन्न पक्षों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसका जो प्रावधान है उसमें पहला है कि भेदभाव की एक विस्तृत परिभाषा दी गई है, जो आमतौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। जो एससी एसटी वगैरह के बच्चे थे, उनके साथ रोहित वेमुला या इस तरह की जो घटनाएं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में हुई, कॉलेजेस में हुई, उसकी चिंता लोगों ने पहले दिखलाई थी और उसी के दायरे में इस कानून को बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि जाति, धर्म, नस्ल यानी रेस, लिंग यानी जेंडर, जन्मस्थान प्लेस ऑफ बर्थ, दिव्यांगता, फिजिकली इम्पेयर्ड और आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक बेसिस के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। इसमें एक नया चीज़ क्या हुआ है कि पहले ओबीसी वर्ग इसमें शामिल नहीं थे। 2012 के रेगुलेशन में, कानून में ओबीसी वर्ग शामिल नहीं थे। 2026 के रेगुलेशन में ओबीसी वर्ग को शामिल किया गया है और मतलब उन्हें भी संरक्षण प्रदान किया गया है। तो पहला जो डिफरेंस है वो है कि ओबीसी वर्ग को इस रेगुलेशन में शामिल किया गया है। दूसरा जो इसका प्रावधान है वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, संस्थागत तंत्र है। इसमें समान अवसर केंद्र प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्वल समान अवसर केंद्र यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य है हर कॉलेज में, हर विश्वविद्यालय में। दूसरा है इक्विटी कमेटी। इक्विटी कमेटी यह एक तरह की समिति बनेगी जिसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख, वो प्रिंसिपल हो तो, और यूनिवर्सिटी है तो वाइस चांसलर करेंगे। और उस कमेटी में एससी एसटी ओबीसी महिलाओं और दिव्यांग लोगों के प्रतिनिधि भी अनिवार्य कंपल्सरली शामिल होंगे। यानी जो कमेटी किसी भी आरोप की जांच करेगी तो उसमें ये सारे लोग शामिल रहेंगे। तीसरा है इक्विटी स्क्वाड एंड एम्बेसडर, यानी हॉस्टल और लाइब्रेरी जैसे स्थानों पर निगरानी के लिए इक्विटी स्क्वाड रहेगा। जागरूकता के लिए विभागों में इक्विटी एम्बेसडर बनाए जाएंगे। यानी जिस तरह से फ्लाइंग स्क्वाड अब इम्तहान होता है तो देखते हैं कि कहीं भी छापा मारते हैं, यानी उस तरह के लोग रहेंगे जो विभिन्न जगहों पर ऑब्जर्व करते रहेंगे कि इस वर्ग के लोगों के साथ, बच्चों के साथ दूसरे वर्ग के लोग यानी जनरल क्लास के लोग किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सभी विभागों में इक्विटी एम्बेसडर रहेंगे, यानी लोगों को जागरूक करते रहेंगे कि इस तरह का व्यवहार न किया जाए और दूसरे लोगों को जागरूक करेंगे कि अगर इस तरह का व्यवहार आपके साथ होता है तो
इमीडिएटली कंप्लेन। तीसरा जो पक्ष है उसका शिकायत और निवारण, उसके अंतर्गत 24 आवर्स हेल्पलाइन, 24 घंटे हेल्पलाइन उपलब्ध होगा। यानी अगर किसी भी संस्थान में किसी भी तरह का भेदभाव होता है तो 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल पर उसको रिपोर्ट किया जा सकेगा। त्वरित कार्रवाई, यानी शिकायत मिलने के, अगर किसी ने शिकायत किया कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो 24 घंटे के भीतर कमेटी की बैठक होगी और 7 दिनों के अंदर इस पर कार्रवाई रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार करनी होगी। और साथ ही साथ जो भी शिकायत करता होगा उसका गोपनीयता, सिक्रेसी मेंटेन किया जाएगा। यानी किसने शिकायत किया है ये कभी ओपन नहीं किया जाएगा। यानी इसके लिए 24 घंटे हेल्पलाइन रहेगी। शिकायत किए जाने के 24 घंटे के अंदर कमेटी की बैठक होगी और 7 दिनों के अंदर क्या कार्रवाई हुई इसके बारे में रिपोर्ट किया जाएगा। और जो व्यक्ति भी, जो स्टूडेंट भी कंप्लेन कर रहा है उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। अब इसमें विवाद क्या क्या है और कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया, तो पहला मतलब है कि दंड के प्रावधान को हटाया गया। मतलब पहले के कानून यानी 2012 के कानून में था कि अगर कोई बच्चा झूठी शिकायत करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। 2026 के कानून में इस प्रावधान को हटा दिया गया है। यानी झूठी शिकायत करने वाले पर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और लोगों का कहना है कि यह इसलिए किया गया है कि छात्र बिना डरे इस तरह की शिकायतों को कर सके। जो अकाउंटेबिलिटी है, यानी जवाबदेही है कि यदि संस्थान में भेदभाव की घटना होती है तो इसके लिए सीधे तौर पर संस्थान के प्रमुख जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। यानी किसी कॉलेज में अगर इस तरह की घटना हुई तो प्रिंसिपल, किसी यूनिवर्सिटी में इस तरह की घटना हुई तो वाइस चांसलर इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। अगर कोई कॉलेज और कोई विश्वविद्यालय यूजीसी के इस गाइडलाइन को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ यूजीसी दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। मतलब पहला नंबर कि यूजीसी की अनुदान योजनाओं पर रोक, यानी यूजीसी जो ग्रांट देता है उस पर रोक लगा देगा। किसी भी नया डिग्री या कोर्स को शुरू करने पर प्रतिबंध लगा देगा। यहाँ तक कि संस्थान की मान्यता रद्द करना या यूजीसी की सूची से बाहर करने का भी वो प्रयास मतलब कर सकता है। यानी अगर इस कानून को मानने में कोताही की गई तो न केवल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई होगी, वह कॉलेज और यूनिवर्सिटी एज एन इंस्टीट्यूशन भी उन पर कार्रवाई की जाएगी। उनके दिए जाने वाले ग्रांट को रोका जाएगा, उनमें चलाए जाने वाले कोर्सेज को रोका जा सकता है। तो इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान उसमें किया गया है। और एक नज़र में जो देख लीजिए कि जो प्रावधान होगा, जो नोडल एजेंसी है एक समान अवसर केंद्र बनेगा। इसमें SC ST OBC महिला दिव्यांग प्रतिनिधि होंगे। शिकायत के 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट दी जाएगी। नया जुड़ाव है OBC छात्रों को भी इसके अंतर्गत संरक्षण दिया जाएगा। और सरकार का कहना है, यूजीसी का कहना है कि इसमें जीरो डिस्क्रिमिनेशन के माहौल बनाने के उद्देश्य से यह कानून बनाया गया है। तो जहाँ तक यूजीसी ने अपने हिसाब से इस कानून को बनाया है, लेकिन इस कानून को के खिलाफ बहुत सारे आलोचक मुखर हो गए हैं। जैसा मैंने कहा कि सोशल मीडिया से लेके हर प्लेटफॉर्म पर इसका विरोध किया जा रहा है। और उस विरोध के कौन कौन से बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि झूठी शिकायतों के वाला जो प्रावधान हटा दिया गया है, यह सबसे ज़्यादा विवाद पैदा कर रहा है। आलोचकों का कहना था कि पहले के नियम में, यानी 2012 के नियम में, अगर कोई छात्र किसी शिक्षक या अन्य छात्र पर जानबूझकर गलत आरोप लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान था। लेकिन इस कानून में इस प्रावधान को हटा दिया गया है। और जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि इस प्रावधान के हटा दिए जाने के कारण अगर कोई भी SC ST OBC का छात्र चाहे तो किसी अन्य कारण से भी किसी छात्र या शिक्षक से उसका विवाद है, मनमुटाव है या कोई भी कारण है, तो वह उनके ऊपर आरोप लगा देगा। उस आरोप पर कार्रवाई होगी।
जिसके कारण छात्र हो या शिक्षक हो उसका कैरियर बर्बाद हो सकता है। तो यह झूठी शिकायतों का बढ़ावा देने वाला भी हो सकता है यह कानून, जहां सरकार और यूजीसी कह रही है कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन होगा, लेकिन यह बदला लेने की कार्रवाई की तरफ भी यह कानून लोगों को बढ़ावा देगा। आलोचकों का ऐसा मानना है। इसी के साथ साथ कुछ खास संगठनों का यह भी मानना है कि इक्विटी एम्बेसडर और स्क्वाड जैसे जो तंत्र है वो शिक्षण संस्थानों में एक भय का माहौल पैदा करेंगे। अब आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को छात्रों के नैसर्गिक नेचुरल विकास का एक सेंटर माना जाता है, जहां वो घर की चारदीवारियों से बाहर निकलकर अपने व्यक्तित्व का विकास एक स्वतंत्र वातावरण में करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी परिसर में वो हमेशा डर के माहौल में रहे कि हमको कोई देख रहा है, अपने दोस्त मित्रों से बात करने में भी वो बहुत ही सावधानी बरतें, तो फिर ये माहौल उनके व्यक्तित्व के विकास में भी बाधक होगा, उनके मन के अंदर डर भी पैदा करेगा और छात्रों के बीच में अलगाव पैदा करेगा। अगर हम जान जाएंगे कि अमुक छात्र अमुक वर्ग का है और अगर हम इसके साथ कुछ बात करें या कोई विवाद हो जाए, किसी मुद्दे पर बहस हो जाए, वो मेरे खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, तो कैंपस के अंदर ही छात्र और छात्रों में गुटबाजी के बहुत सारे समूह बन जाएंगे और लोग अलग अलग रहने लगेंगे। अब शिक्षण संस्थानों का जहां मुख्य ध्यान शिक्षा पर होना चाहिए, लेकिन अब यहां भी इतनी सारी कमेटियां बनेगी, जांच रिपोर्ट तैयार करना होगा। और जब कॉलेज है और जब इस तरह का आज हमारे देश में जो पॉलिटिकल माहौल है, जो सामाजिक तनाव है, वह कॉलेज और यूनिवर्सिटी को भी ज़्यादा विवादों का केंद्र बना देगा और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक माहौल को निगेटिव करेगा, ऐसा लोगों का आरोप है। अब इतने सारे चीज़ों में अगर कोई घटना होती है तो अगर यूनिवर्सिटी में होती है तो वीसी को जिम्मेदार मानते हैं। अब वीसी अपने यूनिवर्सिटी के काम करेंगे कि वह इन मामलों में हर बार इन्वॉल्व होंगे, तो उनकी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो बहुत बाधित होंगी और वो बार बार परेशान होंगे। इसका कोई और विकल्प होना चाहिए था। और यह भी लोगों का कहना है कि हजारों, जहां जिस विद्यालय में कॉलेज में हजारों छात्र पढ़ते हैं और अगर कोई एक छात्र कोई गलती करता है तो उसके लिए अगर हम वीसी को और प्रिंसिपल को जिम्मेदार मानेंगे, यह उचित नहीं है। यानी एक छात्र ने बदमाशी किया और आप उसके लिए वीसी को जिम्मेदार कहेंगे, प्रिंसिपल को जिम्मेदार कहेंगे, उन पर कार्रवाई होगी, उनका कैरियर खराब होगा, तो दैट इज नॉट द राइट थिंग, दैट इज नॉट रीजनेबल। इसके अलावा लोगों का यह भी आरोप है कि यह एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के स्वायत्तता ऑटोनॉमी पर हमला है। अब कॉलेज के अंदर में अनुशासन बनाने के अपने नियम होते हैं। हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूशन अपना नियम बनाता है और उसके अनुसार काम करता है। अब यूजीसी टॉप से सीधे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा और यह उचित नहीं मानना है। छात्र संगठन भी इसको सही नहीं मान रहे हैं, क्योंकि छात्रों में अलगाव की भावना आएगी, समूह अलग अलग बटेंगे और यह अच्छा चीज नहीं होगा। इसके अलावा कुछ शिक्षक संघों ने भी इस पर आरोप चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर हम किसी छात्र, कोई कमजोर है, उसको अच्छा ग्रेड नहीं देते हैं, वो जाकर शिकायत करता है कि हम शिक्षक के पास गए और हमको अमुक अमुक गाली वो दे दिए या हमको अमुक शब्द उन्होंने बोला। अब आपकी कमी है और शिक्षक को आप फंसाएंगे, यह ऐसा अमूमन हमारे देश में होता रहा है, बहुत सारे जगहों पर हुआ है। तो जहां इस पूरे कानून के बारे में जहां यूजीसी का कहना है कि इट इज एन हिस्टोरिकल स्टेप टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन इन द कैंपस, या जीरो डिस्क्रिमिनेशन लाने का हमारा ऐतिहासिक प्रस्ताव है, वहीं दूसरी ओर जो इसकी आलोचना करने वाले हैं उनका कहना है कि दंडात्मक हथियार के रूप में है और सामान्य वर्ग के लोगों के, बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इतने सारे आरोपों के बीच यूजीसी और सरकार ने अपने अपने एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। उनका कहना है कि आज उच्च शिक्षा में छात्रों की आत्महत्या, जातिगत भेदभाव के कारण बहुत सारे
ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जैसे रोहित वेमुला का आत्महत्या का घटना है, पायल तर्वी का मामला है, तो वैसे चीज़ों का रिपीटेशन आगे न हो उसके लिए यह कानून बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया था कि इस तरह का कानून बनाया जाए। अब सरकार का स्पष्टीकरण यह है कि उनका कहना है कि पीड़ित मतलब शिकायतकर्ता छात्र को दंडात्मक कार्रवाई से हटाने का जो प्रावधान हुआ है उसका मूल उद्देश्य यही है कि बहुत सारे छात्रों को लगता था कि अगर हमने शिकायत किया और किसी कारणवश मेरे खिलाफ चला गया तो हम ही उसके दंडित हो जाएंगे। तो अगर वो प्रावधान रहता तो कुछ होने के बावजूद बहुत सारे बच्चे डरते, और ये प्रावधान हटा तो जिन बच्चों के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा, वह सीधे शिकायत करने की स्थिति में रहेंगे। इसके अलावा सरकार का कहना है कि ये कदम सरकार का जो है वह केवल सजा पनिशमेंट देने के लिए नहीं है, यह एक समावेशी वातावरण बनाने का है ताकि कैंपस में समानता का व्यवहार हो। कोई वर्ग का व्यक्ति, कोई वर्ग का छात्र किसी अन्य वर्ग के छात्र के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन न करे। हालांकि ये पूरे देश में भारी विरोध होने के कारण सरकार ने इस पर चेक एंड बैलेंस का भी एक प्रयास शुरू किया है। कहा जा रहा है कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी प्रारंभिक जांच किया जाए, और ये जांच गोपनीय होगी ताकि निर्दोष बच्चों को परेशान न किया जाए। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि छोटे छोटे विवादों को दंड के बजाय काउंसलिंग के द्वारा सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाए। अर्थात अगर मान लीजिए कि इस तरह की घटना हो ही गई तो दोनों ही पक्षों को समझाया जाए कि आइंदा से इस तरह का बात न हो, अगर होता है तो आप पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, और अगर कोई गलत कंप्लेन कर रहा है तो उसको भी समझाया जाए कि इस तरह का कंप्लेन आप न करें। इसके अलावा कानूनी समाधान और न्यायिक हस्तक्षेप का भी स्कोप इसमें बचा हुआ है। चूंकि यह नियम 2026 के जनवरी में लागू हुआ है, इसलिए एग्रीव्ड पार्टी जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर कर सकते हैं। तो कानून की शरण में जाने का स्कोप खुला हुआ है। केवल फेसबुक पर हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। आप अगर चाहें, जो लोग भी विरोध कर रहे हैं वो न्यायालय की शरण में PIL दायर करें और वहां लड़ाई लड़ें। केवल फेसबुक पर मोच ऐंठने से इसका समाधान नहीं होगा। दूसरा नंबर की प्राकृतिक न्याय का जो सवाल है, यदि किसी शिक्षक या छात्र को बिना निष्पक्ष सुनवाई की सजा दी जाती है तो यह संविधान की धारा 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा, और अगर ऐसा कोई भी कार्रवाई हुआ तो एग्रीव्ड पार्टी सीधे कोर्ट में जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कह दिया है कि जो SC/ST एक्ट है उसमें किसी भी कार्रवाई करने से पहले प्रारंभिक जांच जरूरी है, और अगर हम कोर्ट की शरण लेंगे तो कोर्ट पुनः ऐसी गाइडलाइंस जारी कर सकता है। इसीलिए हमें इधर उधर बोलने से ज़्यादा सीधे कोर्ट की शरण में जाने का विकल्प हमारे पास है, और वो जाना चाहिए। फिलहाल UGC ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि 31 मार्च 2026 तक इक्विटी कमेटी गठित करें और उसका रिपोर्ट अपने अपने पोर्टल पर डाल दें। बहुत सारे संस्थान इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन चूंकि UGC का गाइडलाइन है और UGC के तहत उनके ग्रांट मिलता है, बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, तो उस प्रक्रिया में लोग लग गए हैं। लेकिन फेसबुक और सोशल मीडिया पर जो हम लोग देख रहे हैं उसमें लोग सरकार, पार्टी और विशेष नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। इसका राजनीतिकरण भी हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन अगर आपको सही में इस मसले से सुलझाना है, या कोई भी समूह, कोई भी जाति, कोई भी वर्ग अगर चाहता है कि इसका समाधान हो, तो आपके पास सबसे अच्छा विकल्प है कि आप सीधे न्यायालय की शरण में जाएं, सरकार पर दबाव डालने के लिए आंदोलन करें। वह एक
डेमोक्रेटिक राइट है। केवल फेसबुक पर बड़ी बड़ी बातें करने से इसका समाधान नहीं होने वाला है। न ही किसी बाहुबली नेता, न ही किसी धन पशु नेता के फेसबुक पर आकर या रील बनाकर डाल देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आजकल किसी को कुछ नहीं करना है तो केवल फेसबुक पर आकर बोल देना है, रील बनाकर डाल देना है, और उस जाति के लोग उसका झंडा बुलंद करने लगते हैं कि वाह मेरा नेता वाह। अरे भाई, सभी नेता हो, सभी लोग पढ़े लिखे हो, इसमें प्रावधान है कि आप सीधे PIL दायर करें। अगर आपको इससे ऑब्जेक्शन है तो अपनी सरकारों पर दबाव डालें। दबाव रील से नहीं डलता है। और सबसे अच्छा उपाय है कि आप सीधे न्यायालय की शरण में जाएं। तो अगर बेवजह आप फेसबुक पर जातीय तनाव, किसी को गाली देते हैं और किसी से गाली सुनते हैं, यह कोई संघर्ष लोकतंत्र में या कहीं भी काम करने का तरीका नहीं है। इसीलिए निश्चित रूप से कुछ प्रावधान इसके ऑब्जेक्शनेबल है, लेकिन सरकार कानून बनाती है तो न्यायालय उसके रिव्यू के लिए है। हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ भी जाना है। इतने सारे सक्षम लोग जो फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर भाषण दे रहे हैं, उन सब के लिए खुला ऑप्शन है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, PIL दायर करें और अपने ग्रीवांस से न्यायालय को अवगत करवाएं। न्यायालय पर विश्वास रखें, न्यायालय आपको फैसला देगा, आपके साथ न्याय करेगा। लेकिन बेवजह सोशल मीडिया पर कोहराम मचाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जो बेमतलब का बकवास कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो सीधे अगर सीरियस हैं तो दे शुड अप्रोच द कोर्ट डायरेक्टली, फाइल PIL, हायर द लॉयर्स एंड डू द वर्क फॉर योर कास्ट और योर क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबों से कहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।